हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत, खूब मेहनत करते चले और अपने कर्म पथ पर बढ़ते चले। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे धार्मिक और सुधार जो है सामाजिक सुधार आंदोलनों की, और इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज जो अभी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के विभाजन की। ब्रह्म समाज का विभाजन। ठीक है, देखो, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ब्रह्म समाज का विभाजन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या। एक तो केशव चंद्र सेन, क्या चीज, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में जो मूल जो बातें थी ब्रह्म समाज की, उन बातों को लेकर के दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ। मतभेद में मूल बातों में जैसे केवल और केवल ब्रह्म समाज की जब स्थापना की गई थी, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म में सुधार लाना, हिंदू धर्म का एक तरीके से पुनरुत्थान करना, ये इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है, साथ ही साथ उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी उन कुरीतियों से लड़ना था, धार्मिक आडंबरों पाखंडों को समाप्त करना था, वेद उपनिषदों का सर्वाधिक ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना था, कर्मकांडी व्यवस्था का समापन करना था। तो ये सारी की सारी चीजें थी। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब केंद्र बिंदु जो था वो हिंदू धर्म था। अब केशव चंद्र सेन जब आए तो इन्होंने समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब उस में तो सारी की सारी चीजें शामिल थी, ईसाई भी था, पारसी भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल, उनके भी ग्रंथ थे और चीन के भी ग्रंथ थे। इस कारण जो है ये सारी की सारी चीजें आई। फिर थोड़े से केशव चंद्र सेन जो है वो हिंदू धर्म को थोड़ा संकीर्णवादी मानते थे, तो ये भी बड़ा कारण था। संस्कृत जो कि मुख्य रूप से मूल भाषा रहा करती थी, तो उसमें भी उन्हें थोड़ा अनुचित चीजें लगी। यजोपित जो जनेऊ धारण की जाती थी उसके विरुद्ध उन्होंने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय विवाहों को उन्होंने जो है प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया। और ये सारी की सारी जो चीजें थी, इसी कारण जो है दोनों में क्या हुआ, मतभेद हुआ। तो कारण क्या था? कारण कि केशव चंद्र सेन वे देवेंद्रनाथ टैगोर में देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य मूल सिद्धांतों को लेकर मतभेद हुआ। ठीक है, ध्यान रखना कि 1865 ईस्वी में ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन की आचार्य की उपाधि आचार्य की उपाधि छीनी।
सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण विचारवादी विचारधारा का मानते थे। उन्होंने यजोपवीत धारण करने का विरोध किया। साथ ही साथ ध्यान देना कि समाज में सभी धर्मों के पाठ को लागू करने का प्रयास किया। तो ब्रह्म समाज का क्या हो चुका था? विभाजन। ब्रह्म समाज विभाजन अठारह सौ पैंसठ में जो है इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब देखो ये जो ब्रह्म समाज जो था ये दो थड़ों में विभाजित हो गया। एक तो ब्रह्म समाज जो कि मूल ब्रह्म समाज ही था, जिसका संचालन जो है फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, और ब्रह्म समाज से एक नया समाज स्थापित किया गया केशव चंद्र सेन के द्वारा, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। इस आदि ब्रह्म समाज का भी आगे चल करके दो भागों में फिर से विभाजन हुआ। एक तो आदि ब्रह्म समाज जो स्वयं पहले से केशव चंद्र सेन के द्वारा संचालित शाखा जो थी वो आदि ब्रह्म समाज कहलाई, और दूसरी थी साधारण ब्रह्म समाज जिसका संचालन आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा स्थापित जो है किया गया। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ध्यान देना विभाजन दो शाखाएं हो गई, दो शाखाएं। नंबर एक ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा संचालित। ठीक है, और दूसरा कौन सा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज जिसका संचालन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। संचालन केशव चंद्र सेन द्वारा। ध्यान रखना ये जो थी ये मूल शाखा थी। क्या थी? मूल शाखा।
इसी आदि ब्रह्म समाज से एक शाखा और निकली, आदि ब्रह्म समाज से एक शाखा का विभाजन और हुआ। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज का विभाजन, इसका विभाजन, दूसरा जो विभाजन हुआ 1878 में, 1878 में, और 1878 में एक नई शाखा आई, कौन सी? साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। और इसका जो संचालन किया गया, वो दो लोग, आनंद मोहन बोस व शिवनाथ शास्त्री। शिवनाथ शास्त्री के द्वारा। वापस समझो, देखो विभाजन हुआ, कारण क्या था? मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के मतभेद हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ये टैगोर ठाकुर थे वस्तुतः, है ना, ध्यान देना। कई जगह जैसे तत्वबोधिनी सभा की बात करेंगे अभी आगे, ठीक है ना, तो तत्वबोधिनी सभा में कई जगह आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर देखने को मिलता है। तो ठाकुर जो वस्तुतः राजपूत, है ना, राठौड़, तो ध्यान देना कि ठाकुर जो थे वो वस्तुतः उनकी जाति, जो कास्ट जो थी वो क्या थी? टैगोर हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो यहीं से दो भागों में विभाजन हुआ। तो केशव चंद्र सेन ने अलग से संस्था बनाई, कौन सी? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज कब हो रही है स्थापना? 1865 में। इस आदि ब्रह्म समाज का आगे जाकर के फिर विघटन हुआ। कब हुआ? 1878 में। किसकी स्थापना हुई? ध्यान देना, किसकी स्थापना हुई? तो साधारण ब्रह्म समाज। क्या चीज है? साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज का जो संचालन किया गया वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिवनाथ शास्त्री के द्वारा किया गया था। आगे बात समझिए। समाज में यदि ब्रह्म समाज के योगदान को लेकर के हम लोग बात करें तो देखो, बहुदेववाद के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बहुपत्नी सती प्रथा इनका विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया। ये चीजें ध्यान रखनी है। नैतिकता पर बल दिया, कर्म फल में विश्वास रखते थे, से सर्वधर्म संभाव वाली बात रखते थे, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के लिए उत्थान की बात की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। धार्मिक पुस्तकें हो गई, पुरुषें हो गई, धार्मिक पुस्तकें जो है ना, पुरुषों और वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास रखते थे। ठीक है, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, इन समस्त चीजों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को समर्थन हालांकि उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बात समझे। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार को क्या दिया था? समर्थन दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है। ठीक है, और हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म के विरुद्ध घोषित करने की आलोचना की गई थी। ठीक है ना, तो ध्यान देना, एक बात लिख रहा हूं यहीं पर मैं कि ब्रह्म समाज ने क्या चीजें की है। बांग्ला वे अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान रखना कि हिंदुओं द्वारा
हिंदुओं द्वारा विदेशी यात्रा, विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित करने पर आलोचना की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु बन जाते हैं आपके। बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा को क्या दिया था इन्होंने? समर्थन दिया था, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और हिंदुओं द्वारा जब विदेश यात्रा को धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया था तो उसका उन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। इस चीज की इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय की, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, राजा राममोहन राय, तो देखो ध्यान देना, राजा राममोहन राय का जो जन्म है वो माना जाता है 1774 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा की यदि हम लोग बात करते हैं तो पटना और वाराणसी में इनकी जो है क्या हुई थी? शिक्षा हुई थी। ठीक है, इनके अन्य कई नाम और उपाधियां इनकी मिलती है, जैसे पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत मैं आप लोगों को बता चुका, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय जागृति का जनक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का जनक या आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष और नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा जन्म की यदि हम लोग चर्चा करें तो जन्म 1774 ईस्वी में माफ करना, इनका जन्म जो है ना वो 1772 है भाई, है ना, 22/5/1772 ईस्वी। बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में इनके पिताजी का नाम जो है रामकांतो राय, जबकि माताजी का नाम जो मिलता है वो तारिणी देवी। तारिणी देवी। ध्यान देना, अन्य नाम या उपाधियां कुछ मैं आप लोगों के लिए लिख चुका हूं। ठीक है, तो वो वापस नहीं लिखूंगा, ध्यान देना। भारतीय जागृति का जनक, भारतीय जागृति का जनक,
ठीक है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु, के मध्य सेतु, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, देखिएगा ध्यान से सुनना। ऐसा कहा जाता कि राजा राममोहन राय को संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, लैटिन, हिब्रू, इस प्रकार से बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हुआ करते थे। कौन? राजा राममोहन राय। ठीक है, कई इन्होंने पत्रिकाएं लिखी, कई इन्होंने पुस्तकों का लेखन किया। ठीक है, जैसे एक ग्रंथ है इनका तुहफात उल मुहद्दीन, ठीक है ना, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार। इनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था और 1809 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन किया गया था। और ये वही ग्रंथ है जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सर्व धर्मों का क्या बताया है? मूल बताया है। ठीक है ना, तुहफात उल मुहद्दीन। प्रमुख ग्रंथ व पत्र। नंबर 1, तुहफात उल मुहद्दीन। ध्यान रखना कि इनका प्रथम ग्रंथ था, इनका प्रथम ग्रंथ जिसकी रचना फारसी भाषा में की। ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में किया गया। और विशेष बात क्या कि मूर्ति पूजा का इसमें विरोध किया गया है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध व एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया गया है। सभी धर्मों का मूल बताया है।
चीज और ध्यान रखना कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं ये, भारतीय पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। भारतीय पत्रकारिता के ये क्या कहलाते हैं? अग्रदूत कहलाते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, नव प्रभात का तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति का जनक। इनका जो प्रथम ग्रंथ था वो कौन सा था? तूफातुल मोहद्दीन। आगे बात समझिए, फारसी भाषा में लिखा था, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रकाशन 1809 में किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का क्या बताया है? मूल बताया है, ठीक है ना। एक इनका ग्रंथ है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। 1820 में इसका क्या किया था? प्रकाशन किया था जो है। और 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयासों से ये लंदन में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। 1820 में लिखी थी प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। ध्यान रखना कि राय ने इस पुस्तक का लेखन 1820 ईस्वी में किया। प्रकाशन लंदन में हुआ है, लंदन में। और कब? 1823 में, 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयासों से, जॉन डिग्बी के प्रयासों से। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है आपसे, नंबर 3, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। ये वही ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सती प्रथा का क्या किया है? विरोध किया है। बंगाली भाषा की वस्तुतः ये पत्रिका हुआ करती थी और इसका प्रकाशन इन्होंने 1821 में, कब? 1821 में। और इसके बाद उन्होंने जो अपनी प्रथम पत्रिका निकाली थी उसका नाम था मिरात उल अखबार, जिसका उन्होंने फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में प्रकाशन किया था, लगभग इसके 1 साल बाद, मतलब 1822 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि 1821 ईस्वी में इस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ध्यान रखना, इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया है, सती प्रथा का विरोध किया गया। ठीक है। मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार
इसका प्रकाशन देख लो। प्रकाशन 1822 ईस्वी में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में किया। नंबर 5, ब्रह्मणीकल पत्रिका। ये अंग्रेजी भाषा में जो है ये इनकी पत्रिका हुआ करती थी, ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। एक विशेष नोट लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, विशेष महत्वपूर्ण नोट है कि 1829-30 में 1829-30 ईस्वी में राय इंग्लैंड गए थे। यूरोप की यात्रा करने वाले, यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय माने जाते हैं। प्रथम भारतीय माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनके ग्रंथों के नाम से पूछे जा सकते हैं। मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में प्रकाशन किया गया था 1822 ईस्वी में। ब्रह्मणीकल पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। 1829-30 में राय जो है इंग्लैंड गए थे और यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय माने जाते हैं। प्रथम भारतीय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु भी 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई। इस चीज का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ यदि हम बात करें थोड़ी सी राजा राममोहन राय की विचारधारा की, तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि राजा राममोहन राय जो है आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता और एकेश्वरवाद में ये क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। धर्म के मामलों में यदि उनकी बात करें तो उनके जो विचार थे वे धर्मों को सत्य की कसौटी पर परखना ही नहीं चाहते थे, बल्कि धर्मों को सामाजिक लाभ के अनुसार जो है उनको वो देखा करते थे, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? सती प्रथा की बात हो गई हो, विधवा पुनर्विवाह की बात हो गई हो, स्त्री शिक्षा की बात हो गई, पुरुष शिक्षा की बात हो गई हो, बाल विवाह का विरोध, बहुपत्नी का विरोध किया, तो ये सारी की सारी चीजें राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। विशेष 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 महत्वपूर्ण बात क्या याद रखोगे कि इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी में, 27 सितंबर 1833 ईस्वी में जो है इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल में इंग्लैंड में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया। कि 27 सितंबर
27 सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। ठीक है, तो मृत्यु इनकी कहाँ हुई है? इंग्लैंड में हुई है। यूरोप जाने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, इंग्लैंड के स्टेपलेटन, है ना, इंग्लैंड के स्टेपलेटन में जो है इनको क्या है दफना दिया गया था 1833 में। लेकिन उसके बाद में 1843 में ब्रिस्टल में एक नया भवन बनाया गया था, कब्रिस्तान बनाया गया था, जिसका नाम था ऑर्मोस वेल। क्या नाम था? ऑर्मोस वेल नामक कब्रिस्तान में इनको क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया। और वहीं पर आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि इनका स्मारक कहाँ पर है। इनका स्मारक कहाँ है? तो लंदन में ही है। ठीक है ना, आर्मोस बेल नामक कब्रिस्तान। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये चीज आपको याद रखना। स्टेपलेटन में दफनाया 1833 में, लेकिन उसके 10 साल बाद में उनको वापस दफनाया गया था। ठीक है ना, देखिएगा कि राजा राममोहन राय को इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, राय को सर्वप्रथम (1833) ईस्वी में स्टेपलेटन इंग्लैंड में दफनाया गया। परंतु 1843 ईस्वी में इन्हें पुनः आर्मोस वेल नामक कब्रिस्तान में दफनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि इनका स्मारक भी यहीं बना हुआ है, ठीक है। कुछ और बातें, विशेष बातें राजा राममोहन राय के बारे में और क्या क्या बातें। एक तो देखो, राजा राममोहन राय ने कई संस्थाओं की क्या की थी, स्थापना की थी। जैसे हम बात करें 1814-15 में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था।
किसका? आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। कलकत्ता यूनिटेरियन जो है कमेटी की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। कब? 1821 में। एक चीज 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और 20 अगस्त 1828 को जो है क्या करते हैं, ये ब्रह्म समाज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। वस्तुतः ब्रह्म सभा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? एक 1817 में भी याद रखना कि डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके? राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो राजा राममोहन राय द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 1814-15 आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना। नंबर 2 1816 वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। नंबर 3 1817 डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता हिंदू कॉलेज, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कमेटी की स्थापना की। 1825 नंबर 5 वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, 6 20-8-1828 ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, एक चीज विशेष नोट
मोस्ट इंपोर्टेंट नोट बनता है आप लोगों का। आपसे पूछा जा सकता है कि राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ध्यान रखना कि अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की उपाधि दी थी इनको, राममोहन राय को अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा 1830 ईस्वी में दी गई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत, धारा 17 के तहत सती प्रथा के ऊपर रोक लगवाई। सती प्रथा और साथ ही साथ कन्या वध भी ध्यान रखना, सती प्रथा व कन्या वध पर रोक लगवाई। ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी बातें कर ली। देखो राजा राममोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ प्रश्न यहां से और भी बनते हैं, देखो ध्यान देना। हम बात करेंगे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, एक ही बात है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व हाथ में आया था वो किसके हाथ में आया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। वस्तुतः टैगोर, एक ही बात है। इनका जो काल माना जाता है वो 1817 से लेकर के 1905 तक, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो वस्तुतः 1905 में हुई, जन्म 1817 में हुआ था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थे, इन रूढ़ियों को वो समाप्त करना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने धार्मिक चर्चा करने के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये देवेंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। वस्तुतः देखो इनकी मूल जाति जो थी ना वो क्या थी? टैगोर। और ये थे क्या? वस्तुतः ठाकुर थे। क्या थे? ठाकुर। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इन्होंने
हिंदू धर्म में व्याप्त, हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों व रूढ़ियों को समाप्त करने हेतु, समाप्त करने व धार्मिक चर्चाओं के लिए, धार्मिक चर्चाओं के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना इसका। 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इनका जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम था ब्रह्म धर्म, ब्रह्म धर्म। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये साबित किया कि उपनिषद जो है वो उपनिषदों को ही अंतिम जो है रूप से प्रमाण के रूप में समझा जाना चाहिए। ठीक है ना, वेद जो है प्रमाणिक नहीं है, वेद अंतिम प्रमाण नहीं कहे जा सकते, जबकि उपनिषदों को अंतिम प्रमाण के रूप में समझा जाना चाहिए। ये किसके समय साबित हुआ था, ध्यान रखना, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के समय जो है साबित हुआ था। इनका ग्रंथ का नाम क्या है, ब्रह्म धर्म। ध्यान रखना, ग्रंथ पूछा जा सकता है, ब्रह्म धर्म। कि वेद अंतिम रूप से प्रामाणिक नहीं, वेद अंतिम रूप से प्रामाणिक नहीं, अपितु उपनिषद ही अंतिम प्रमाण है, अंतिम प्रमाण है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की। थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं केशव चंद्र सेन की, थोड़ी सी, ज्यादा विशेष बातें नहीं करेंगे। केशव चंद्र सेन, देखो ध्यान दो, एक तो 1856 में जो है ब्रह्म समाज में प्रयास लिया था, देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से जो है इन्होंने प्रवेश लिया था। ठीक है, 1841 में केशव चंद्र सेन ने अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र इंडियन मिरर का संपादन किया था। ध्यान रखना, 1841 ईस्वी में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न,
कि 1841 ईस्वी में अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र द इंडियन मिरर का संपादन किया। ठीक है, ध्यान रखना कि 1856-57 में 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। ठीक है, ये टैगोर के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज में आए थे और यहीं से इन्होंने क्या किया था, याद रखना विशेष रूप से कि टैगोर के प्रयासों से आए और इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और बाद में आगे चल करके इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, मतभेद हुआ और मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज का 2 भागों में विभाजन भी हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है ना। केशव चंद्र सेन जो थे ये भी इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में एक नया विश्व धर्म की भावना को साकार करने की संकल्पना ली थी इन्होंने। 1871 में वेद समाज को पुनः संगठित किया था। सहयोगी थे इनके श्री धारलू नायडू। ठीक है ना। और इसी चीज को ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया का स्वरूप प्रदान किया था। 1872 में सरकार ने नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट लागू किया था और इसी के तहत लड़के और लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो बढ़ाकर के 18 वर्ष और 14 वर्ष कर दी गई थी। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज का पुनः जब विघटन हुआ था तो केशव चंद्र सेन के जो शिष्य थे, मैंने आपको बताया था, आनंद मोहन बोस और शिवचंद्र देव या शिवनाथ देव। ठीक है, और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, उमेश चंद्र दत्त। इन्होंने अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की क्या कर ली थी, स्थापना कर दी थी। ध्यान रखना 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून लागू किया गया था और उसमें लड़की की विवाह की योग्य आयु, लड़के और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था 18 वर्ष और 16 वर्ष। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। मुंबई की यात्रा करने के बाद में केशव चंद्र सेन ने, और इस संस्था के जो वास्तविक जो संस्थापक जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। 1882-83 ईस्वी में एक प्रसिद्ध महिला हुआ करती थी जिनका नाम था पंडिताइन रमाबाई। ये भी जो है इस प्रार्थना समाज में क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी और उन्होंने आर्य महिला समाज का क्या किया था, गठन किया था। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, इनका पुनर्जोर जो है इन्होंने समर्थन किया था। किसने? पंडिताइन रमाबाई ने। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना कि केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग ये 2 लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना समाज की क्या की है, स्थापना की है। ठीक है, मुंबई यात्रा की थी इन्होंने 1867 में और उसके बाद में प्रार्थना समाज की क्या की थी, स्थापना, जबकि संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। देखिए 1867 ईस्वी में मुंबई यात्रा के बाद
प्रार्थना समाज की स्थापना की। और ध्यान रखना कि इस प्रार्थना समाज के जो संस्थापक जो थे साथ में, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, हो गई बात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे वो भी हमने सारी की सारी बातें कर ली है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें आगे की बातें करेंगे, जहां हम आर्य समाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी आप लोगों के लिए मनोकामना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।